नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो हैं हमारे रेट्रो प्लैनेट्स। हमारे चार्ट में जितने हमें रेट्रो प्लैनेट्स मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्लैनेट की डिग्निटी और क्या कारक तत्व हैं, ये सब तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और मैं इसके साथ आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो के साथ मैंने अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। उसके लिए आपको बहुत थैंक यू। क्योंकि जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और अपलोड्स करना स्टार्ट किया, तब मैं सोचती थी, बनाने से पहले मैंने 3-4 महीने बहुत रोका खुद को। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उतने फॉर्मल वे में या उतने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बता पाती हूँ, जितना शायद दूसरे लोग बताते हैं। कि ये प्लैनेट है, इसका ये कारक तत्व है, ये करके देगा। उतना सब उतने स्ट्रक्चर्ड वे में मैं उसको बताती नहीं पाती। लेकिन फिर भी बहुत पेशेंटली आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, मुझे एप्रिशिएट किया और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे सभी वीडियो के कमेंट में मिला। और यकीन मानिए, ये सब आपके कमेंट्स ही हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं जितना मुझे आता है, जिस अंडरस्टैंडिंग से आता है, उतना मैं शेयर कर पाऊँ। और आप सबका वो वैल्यूएबल फीडबैक मुझे रोज़ कुछ नया बताने के लिए अ, मोटिवेट करता है। तब मैं आके वही मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, ठीक है, जैसे मुझे आता है मैं वैसे बता सकती हूँ, आप लोग सुनेंगे पेशेंटली। तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और क्योंकि कुछ आज एक नया है, हम सीरीज़ में नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम एक इंडिविजुअल टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ रेट्रो प्लैनेट्स ऑन आवर चार्ट। देखिए, रेट्रो प्लैनेट का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं है, मतलब रेट्रो मतलब वक्री, कि पीछे चल रहा है प्लैनेट। अब प्लैनेट पीछे नहीं चलता है। ये है कि जब हमेशा इलिप्टिकल मोशन में है सन के अराउंड प्लैनेट्स हमारे, और कुछ पोज़ीशन पे ऐसे आता है कि हमारी अर्थ जब उस प्लैनेट को ऐसे आगे जाती है या उसको अप्रोच करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट की रिलेटिव मोशन से कि वो प्लैनेट स्लो डाउन होके पीछे हो गया है, जबकि वो पीछे नहीं हो गया, ये रिलेटिव मोशन की वज़ह से हमें लगता है वो कि पीछे जा रहा है। जैसे जब हम 2 ट्रेन आपस पास से गुज़रती हैं और एक की स्पीड ज़्यादा होती है और एक की उससे थोड़ी कम है, तो वो हमें ऐसे लगेगी कि वो दूसरी वाली ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि वो जा नहीं रही है। ऐसे ही जब प्लैनेट की रिलेटिव मोशन की थ्योरी का हम देखते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। अब क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन है और जिस समय आपका जन्म हुआ, कोई भी प्लैनेट, जुपिटर हो, मार्स हो, वीनस हो, देखिए, सन और मून वक्री नहीं होते, रेट्रो नहीं मिलेंगे। राहु और केतु हमेशा रेट्रो ही होते हैं, तो उनको हम अलग से नहीं बोलते कि राहु रेट्रो है। ये अंडरस्टूड है कि राहु रेट्रो ही है। फिर बाकी के 5 प्लैनेट, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, ये होते हैं रेट्रो। ये हमारा चार्ट हमें बता देगा कि जिस समय हमारा बर्थ है, कौन सा एक प्लैनेट या मल्टीपल प्लैनेट्स रेट्रो थे। अगर एक प्लैनेट रेट्रो है, तो कर्म फिर भी पेंडिंग कर्म उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मल्टीपल प्लैनेट्स रेट्रो है आपके चार्ट में, तो हेवी पेंडिंग कर्म है। और अब ये कह रहा है कि देखिए, रेट्रो प्लैनेट का मतलब है जब हम अपना जन्म लेकर आए, तो ये तो अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म है जिसको पूरा करने के लिए जन्म में आए हैं, और ये तभी जन्म हुआ है, नहीं तो मोक्ष हो जाता। लेकिन रेट्रो प्लैनेट कहता है कि कुछ ऐसा हेवी कर्म है जिसे भोगना ही पड़ेगा। इमीडिएट पास्ट बर्थ की बात कर रहा है वो। जब मल्टीपल प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं रेट्रो होने में, तब इमीडिएट पास्ट बर्थ की बात कर रहा है कि कुछ ऐसा कर्म है जिसको इस जन्म में जिससे निकलना पड़ेगा। कुछ तो कुछ करके आए हैं, अच्छा बुरा, वो बाकी प्लेसमेंट्स बताएंगी। क्योंकि मैं कह दूं कि जुपिटर रेट्रो है आपका, तो आपका ज्ञान से कुछ पेंडिंग कर्मा है ज्ञान को लेके। या तो आप अपने गुरु की आपने रिस्पेक्ट नहीं की, या आपने ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं की, या आपने छुपा के रखा, या ज्ञान को लेकर आप बहुत इग्नोरेंस में रहे, वो जस्टिफाइड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक प्लैनेट की प्रेडिक्शन पे नहीं चलती। 9 प्लैनेट हैं, 12 हाउसेस, 12 राशियां एक मंच तैयार करके देते हैं। उसके बाद कंजंक्शंस, कहीं किसी का एस्पेक्ट है, कोई किसी के साथ रेट्रो होके कंजंक्शन में आ गया, कोई एक्सचेंज में है, कोई किसी की राशि में बैठा है। ऐसे करके इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन के फिर एक थीम सेट की जाती है आपकी लाइफ की। कहीं से कुछ माइनस हो रहा है तो कोई दूसरा प्लैनेट उसे प्लस कर देगा। योग बनते हैं, तब बताया जाता है कि
ये रिज़ल्ट आएगा। उसमें भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस 100% करेक्ट नहीं हो सकती। जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए, मेहता सर हुए, राव सर हुए, पटेल सर हुए, ये लोग 70, 60, 70, 80 तक पहुँच पाते थे और वो प्रेडिक्शन उतने में ये लोग बहुत फ़ेमस हो गए, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट माने गए। क्योंकि कर्म बदल रहा है, प्लैनेट्स बदल रहे हैं, चीज़ें इतनी सारी चीज़ें एक साथ कंसिडर की जाती हैं, दशा, अंतर्दशा, ट्रांज़िट, सब कुछ। तब एक रिज़ल्ट बताया जाता है कि हम इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करने के बाद ये सोचते हैं। ऐसे ही रेट्रो प्लैनेट का है कि मैं बस ये कह दूँ कि मार्स अगर रेट्रो है, तो बहुत ही फायरी एनर्जी है और बहुत ही गुस्सैल रहेंगे आप, हमेशा लड़ाई-झगड़ा होगा। नॉट रीज़नेबल। तो हम समझेंगे आज रेट्रो प्लैनेट क्या थीम के साथ आया, क्या कह रहा है वो आपसे। सबसे पावरफुल प्लैनेट हो गया है अब रेट्रो होने के बाद। ऐसा समझ सकते हैं कि इतना ज़िद्दी प्लैनेट हो गया है वो कि अब अपना रिज़ल्ट देकर ही रहेगा। और ये प्लैनेट कभी ग्रे शेड में नहीं होता, या तो व्हाइट या ब्लैक। व्हाइट ब्लैक से मेरा क्या मतलब है कि इसके पास इतनी पावर है कि या तो इसे ये अवेयर है अपनी पावर से, या फिर ये कंप्लीटली इग्नोरेंस में जी रहा है, सेल्फ डाउट में जी रहा है, कन्फ्यूजन में। रेट्रो प्लैनेट देखिए, जुपिटर मानिए रेट्रो है और वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है और वो बैठा है 9th हाउस में। तो जुपिटर के कारक तत्व और थर्ड हाउस के कारक तत्व, ये सबको लेकर डुअलिटी रहेगी व्यक्ति की लाइफ में, कन्फ्यूजन रहेगी। हो सकता है वो काम थर्ड हाउस से रिलेटेड और जुपिटर से रिलेटेड काम उसे बार-बार करने पड़े, रिपीटेशन रहेगा। और वो रिपीटेशन 2 वजह से हो सकता है। या तो व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा, परफेक्शन में इतना चला गया, या दूसरे कंजंक्शंस हैं जो रेट्रो में एक्चुअली रेट्रो में रिपीटेशन आती है। मानिए वीनस का कंजंक्शन ऐसे बना रेट्रो होके, वीनस रेट्रो है और कुछ ऐसी 7th हाउस की लॉर्ड पोजीशन बनी 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कि व्यक्ति की शादी की डेट ही पोस्टपोन हो गई, मल्टीपल टाइम पोस्टपोन हो गई। अगर ज़्यादा है, नहीं तो 2 बार तो हुई, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ की हुई थी और वहाँ पे फिर कुछ तो बात हुई कि अभी नहीं हो पाएगी, उसके आगे की डेट रखते हैं। और मैंने क्यों कहा कि वो डुअलिटी में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, या ग्रे शेड नहीं है व्हाइट और ब्लैक में, कि मानिए जुपिटर रेट्रो में है, तो उसके पास अथाह ज्ञान है, लेकिन वो अभी तक अनअवेयर है उस ज्ञान के, उसे दूसरों का ज्ञान अपने से ज़्यादा लगता है। वो डाउट में ही है, उसे लगता है कि अपना जो उसका ज्ञान है वो कम है, उसे और अर्जित करने की ज़रूरत है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है उसे लेके। तो ये है इग्नोरेंस वाला केस। लेकिन मान लीजिए कि उसको लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, अब उसे अपनी शक्तियों का पता चल गया। अब उसको लगेगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है। अब वो अपने लेवल से, अपने कैलिबर का किसी को समझेगा नहीं। अब कोई उसके सामने ज्ञान देगा तो उसको लगेगा कि हाँ, हाँ, चल ठीक है, मुझे तो आता है। फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु ढूँढने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर से सेम वही बात, ज्ञान को लेके कुछ पेंडिंग कर्म पिछले जन्म में था, इसलिए जुपिटर रेट्रो मिला और वो शायद सेम मिस्टेक दोहरा देगा, या तो वो इस जन्म में भी अपनी शक्तियाँ नहीं पहचान पाएगा, और अगर उसे समझ आ भी गया कि नहीं मेरी नॉलेज अच्छी है, मैं डेप्थ में स्टडी कर सकता हूँ, मैंने बहुत समझा है चीज़ों को, चलिए मैं इसको शेयर करता हूँ, तब वो फिर एरोगेंस उसमें आ जाएगी कि मुझसे बेहतर कौन? ऐसे ही सैटर्न में व्यक्ति ऐसा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम या बहुत बार मैंने देखा कि सेम जॉब पोजीशन के लिए, सेम चीज़ के लिए उन्हें सेम राउंड को 2 बार देना पड़ा, या अपनी फ़ील्ड को, जॉब की फ़ील्ड को चेंज करना पड़ा। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली वरिड है अपने काम को लेके, क्योंकि वो इतना परफेक्शन के साथ उसे करना चाहते हैं, इतने डेप्थ पे करना चाहते हैं कि सब भूल जाते हैं। और सैटर्न या जुपिटर या कोई भी प्लैनेट रेट्रो है, वो आपकी सब वो रिजिड प्लैनेट हो गया है, ज़िद्दी प्लैनेट, वो आपके सबकॉन्शियस को पकड़ के बैठा है। उस हाउस से रिलेटेड कारक तत्व, उस प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्व
हमेशा आपके सबकॉन्शियस में चलते रहेंगे। आप कॉन्स्टेंटली वरीड हैं, आप हमेशा सोचे जा रहे हैं उन्हीं के बारे में। एंग्ज़ायटी हो गई आपको सोच-सोच के और रिज़ल्ट नहीं आ रहा। स्टबर्न एनर्जी है, ज़िद्दी, कि ये प्लैनेट का रिज़ल्ट तो मैं देके ही इसका मतलब जिस भी कारक तत्व में जो भी कंजंक्शन वो बना रहा है, उसके रिज़ल्ट वो देना ही चाहता है। जब तक वहाँ से वो रिज़ल्ट नहीं मिल जाएँगे जो उसको चाहिए, वो मूव नहीं करेगा, वो आगे की ग्रोथ नहीं देखेगा। हाइली पावरफुल है। और हमने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा है, कोई बच्चा है जिसके पास बहुत एनर्जी है या कोई व्यक्ति है जो बहुत ही टैलेंटेड है, कभी-कभी वो रास्ता भूल जाता है बीच में, वो इतने टैलेंट से भर जाता है कि वो उसका ट्रैक खो जाता है। इतनी एनर्जी को वो चैनलाइज़ नहीं कर पाता और जब तक एनर्जी चैनलाइज़ होके आप एफर्ट नहीं लगाएँगे, तब तक रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, तब तक वो स्कैटर्ड एनर्जी रहेगी और वो खुली मुट्ठी जैसा, तो उसमें कोई पावर नहीं है और मुट्ठी बंद तो उसमें पावर है। तो रेट्रो प्लैनेट जब अपने एक्टिव स्टेट में है, मतलब जब व्यक्ति को समझ आ गया है वो कारक तत्व, वो चीज़ें समझ आ गई है, तो वो बंद मुट्ठी के जैसा है, फुल ऑफ पावर। रेट्रो प्लैनेट को पढ़ना, स्टडी करना और एस्ट्रोलॉजी में उसके इफ़ेक्ट्स को देखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जहाँ वो बैठा है, जहाँ चार्ट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से तो पढ़ना ही है उसके इफ़ेक्ट्स, उसके पिछले हाउस से भी पढ़ना है और बीएनएन में हम रेट्रो प्लैनेट को उसके पिछले हाउस में ही कंसिडर कर लेते हैं। और जो योग जिन प्लैनेट्स के साथ वो अपने पिछले हाउस में जाके कंजंक्शंस में आता है या जो योग बनाता है, जिनके ट्राइन में आया, 212 में आया, 311 में आया, वो वैसे आप समझिए प्लैनेट्स हैं, जिनके साथ उसके जो कंजंक्शन बने, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उन प्लैनेट्स के, जिनके साथ वो पहले बैठा था। अब ये एक मायने में अच्छा भी हो सकता है और गलत भी। हो सकता है राजयोग बन रहा हो जुपिटर और मून का, लेकिन जुपिटर रेट्रो हो गया, अब वो नहीं बन रहा। हो सकता है व्यक्ति के विदेश जाने का योग बना था, लेकिन प्लैनेट रेट्रो होके उसके पिछले भाव में कंसिडर हो गया, अब वो योग भंग हो गया। अब यहाँ फिर बुरे योगों को भी वो भंग कर सकता है कि मानिए वीनस और जुपिटर 6-8 में आ रहे थे, 6-8 में वीनस और जुपिटर जब आते हैं, वो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में उसे हम ऑस्पिशियस नहीं समझते। जब तक कोई और प्लैनेट उसे दे, अब जुपिटर से ज़्यादा पॉज़िटिव प्लैनेट तो क्या होगा? अब वही वीनस के साथ अगर 6-8 में आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, पर फिर भी मिटिगेट किया जा सकता है अगर कोई दूसरा प्लैनेट की ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर 6-8 में था लेकिन जुपिटर रेट्रो हो गया या वीनस रेट्रो हो गया, जुपिटर ही मानते हैं, तो फिर जुपिटर रेट्रो होके उससे 7 में चला गया, अब तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा। अच्छे योग को भंग कर सकता है, तो वैसे ही बुरे योगों को भी भंग कर सकता है। अपने क्योंकि जहाँ बैठा वहाँ से कंसिडर ना करके पिछले हाउस से कंसिडर किया गया। और मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि जब हम बीएनएन के टेक्निक से प्रेडिक्शंस करते हैं, तो हम डबल ट्रांजिट लगाते हैं। तो जब प्लैनेट मान लीजिए कोई शादी का किसी ने पूछा क्वेश्चन, तो 7th हाउस 7th लॉर्ड को जब तक जुपिटर और सैटर्न के डबल ट्रांजिट एक्टिवेट ना करें, तब तक हम उसकी चांसेस को कम समझते हैं। मान लीजिए सब पॉजिटिव सिचुएशन है, जुपिटर और सैटर्न दोनों 7th हाउस को 7th लॉर्ड छोड़ते हैं, 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और और कुछ समय के लिए किसी मतलब अपने ट्रांजिट के दौरान हम जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 साल का होता है, जुपिटर का ट्रांजिट 13 महीने का होता है। तो ये लंबे समय के ट्रांजिट्स हैं, जो एक हाउस से हो रहे होंगे। सन का ट्रांजिट 1 महीने का होता है लगभग, मून हम जानते हैं एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहता है करीब-करीब। तो वो शॉर्ट पीरियड के ट्रांजिट हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स देने में असक्षम हैं। दे तो सकते हैं, अगर दूसरे ट्रांजिट भी हो रहे हैं और फिर उसका मून से भी कनेक्शन है, तो फिर वो जब ट्रांजिट में आएगा तो आप उसकी डेट पता कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लाइफ़ इवेंट्स जैसे शादी हो गया, आप कभी पढ़ने बाहर गए, आपकी जॉब लगी, वो जो मेमोरेबल इवेंट्स हैं जो याद रह जाते हैं, वो डबल ट्रांजिट में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न उस चीज़ को
इनिशिएट करता है और जुपिटर उस पे फाइनल मोहर लगा देता है जब कोई इवेंट होता है तो हमने बात कर रहे थे 7th हाउस को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं सैटर्न और जुपिटर, मानिए पॉजिटिव सिचुएशन है, दोनों अपने ट्रांजिट में 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब जब वो मार्गी हैं, मतलब डायरेक्ट हैं, हो सकता है व्यक्ति की शादी के योग तब ना बने, लेकिन जैसे ही उनमें से एक भी क्या कहते हैं रेट्रो होके वापस से उस हाउस को देखने लगा, तब उसके योग बन जाए। मतलब जो अ, योग डायरेक्ट पोजीशन में नहीं बन रहे थे, वो रेट्रो में बनने लगे हैं। रेट्रो प्लैनेट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं और मैंने मेजर इवेंट्स होते देखे हैं रेट्रो कंडीशन में। क्योंकि जब प्लैनेट रेट्रो होके किसी हाउस के ऊपर से इम्पैक्ट डाला, वो कह रहा है ये मेरा पेंडिंग काम है, मैं इसको ख़त्म करके जाऊँगा। अभी मुझे चांस मिला है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और गिवन दैट कि बाकी सब सिचुएशन फ़ेवरेबल हैं, तो वो इवेंट फिर वहाँ करा देगा। ये कराते हैं ट्रांज़िट में भी। सिर्फ़ समझिए ट्रांज़िट में तो थोड़े समय के लिए आया है वो प्लैनेट रेट्रो होके। आपके तो बर्थ चार्ट में आपको लाइफ़ लॉन्ग मिला है वो प्लैनेट वहाँ। वेरी पावरफुल पोजीशन। रेट्रो प्लैनेट्स ये हिम्मत रखते हैं, ये एबिलिटी रखते हैं कि वो किसी व्यक्ति को वो दिला सकते हैं जो नॉर्मल प्लैनेट नहीं दिला पाएँगे। गिवन दैट कि वो अच्छे योग बना रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, आपका पेंडिंग कर्म जो है वो खराब नहीं रहा ज़्यादा। वीनस इस बात से भी डिपेंड है कि जैसे मान लीजिए वीनस था राहु के साथ, चीटिंग का योग बना, लेकिन वीनस हो गया रेट्रो। अब वो राहु के साथ कंसिडर ना करके उसको जुपिटर के साथ कंसिडर करेंगे। व्यक्ति जो लग्जरी सोच रहा है लाइफ में उसको एंजॉय करेगा, खुशी-खुशी एंजॉय करेगा। ऐसे। रेट्रो प्लैनेट्स के लिए एक बहुत ही जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ये देखना चाहिए कि मान लीजिए जुपिटर रेट्रो हो रहा है। अब हम उसे कंसिडर करेंगे उसके पिछले हाउस में। तो उसके पिछले हाउस में कंसिडर करते हैं। यहाँ डिग्री सिस्टम का मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। कभी जब कुंडली प्रेडिक्शंस हम करेंगे चार्ट पे तो मैं बताऊँगी कि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन एक आइडिया देना चाहती हूँ मैं कि मान लीजिए 4th हाउस में जुपिटर रेट्रो है और उस 3rd हाउस में सैटर्न है और सन है, राइट? तो और डिग्री वाइज़ सैटर्न की डिग्री 2 समझिए, सन की डिग्री 5 और जुपिटर जो यहाँ है पीछे उसकी डिग्री 10। अब जुपिटर क्योंकि रेट्रो है तो वो 10 डिग्री का है, रेट्रो से कंसिडर करेंगे, पीछे जाएगा तो वो पहले सन को मिलेगा जो 5 डिग्री का है, उसके बाद मिलेगा सैटर्न को। तो जो वो रिज़ल्ट देगा वो पहले सन के रिज़ल्ट देगा, सन की क्वालिटीज़ लेके जाएगा और फिर वो सैटर्न के साथ जो उसके कंजंक्शन में रिज़ल्ट आने चाहिए वो आएँगे। अब जुपिटर ऑलरेडी सन की क्वालिटीज़ को होल्ड करता है। तो यहाँ इतना भी सिंपल नहीं है कि जुपिटर गया 3rd हाउस में जहाँ सन और सैटर्न थे, अब वो कुछ रिज़ल्ट दे देगा, नहीं। अब वो रिज़ल्ट कैसे देगा? इसके साथ डिग्री सिस्टम अब देखना पड़ेगा आपको कि पहले रेट्रो होने के बाद पहले वो किसको मिला, किसकी क्वालिटीज़ उसने एब्ज़ॉर्ब की और फिर किसके साथ जाके कैसे रिज़ल्ट दे रहा है। आई होप मैंने कुछ बातें कवर की हैं। ये एक लंबी सीरीज़ है, मैं समय-समय पर रेट्रो प्लैनेट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके क्या इम्पैक्ट आते हैं लाइफ़ में, कौन से हाउस में उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, कोई प्लैनेट रेट्रो है तो वो इन जनरल कैसे रिज़ल्ट देगा, इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अगेन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।